आज सबसे पहले राम राम। राम राम इसलिए कि रामलीलाओं का सीजन चल रहा है, नवरात्र और दुर्गा पूजा का समय है। उत्तर भारत में आमतौर पर यही समय है जब रामलीलाएं खेली जाती हैं। उत्तराखंड के कुछ गांवों को छोड़ दें जहां खेतों में मंच बनाए जाते हैं, वहां फसल देर से पकने के कारण कुछ विलंब से वहां रामलीलाएं होती हैं। कुल मिलाकर के यही आश्विन और कार्तिक का महीना है जब रामलीलाएं बड़े पैमाने पर खेली जाती हैं। आज भी रामलीला की टीआरपी कम नहीं हुई है। पिछले साल कोरोना के प्रकोप के दौरान हम लोग देख चुके हैं कि 90 के दशक के रामायण को भी भरपूर टीआरपी मिली थी। फिर ये भी हम देखते हैं कि बार बार रामलीला या राम कथा के विभिन्न प्रसंगों को लेकर के टीवी में कई सीरियल बनते रहते हैं, उसको भरपूर दर्शक मिलते हैं। यह भी देखने में आ रहा है कि गांव, कस्बे और शहरों में होने वाली रामलीलाओं में हर वर्ष कुछ न कुछ नयापन लोग लाने का प्रयास करते हैं। ये आयोजक तकनीकी अपनाने में भी पीछे नहीं रह रहे हैं। इस वजह से रामलीला का कथानक वही होने के बावजूद रामलीला में हर वर्ष नयापन बना रहता है, नया उत्साह बना रहता है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि इस बार के वीडियो में हम रामलीलाओं पर बात कर रहे हैं। कौन सी शैली की रामलीला पसंद की जाती है, कहाँ कहाँ कौन सी शैलियाँ हैं, रामलीलाओं को किसने शुरू किया, रामलीलाएं यूनेस्को ने धरोहर माना कि नहीं माना, रामलीलाओं को भारत से बाहर कहाँ कहाँ खेला जाता है, कहाँ पर इसे राम कीर्ति के नाम से पहचाना जाता है। इस तरह के कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप रामलीला देखने जाएं या कहीं पर रामलीला पर कोई चर्चा हो तो आपके पास में तर्कों का भंडार रहे, आप बता सकें कि रामलीला क्यों जरूरी है, किस तरह से हमारी परंपरा में ये चली आ रही है। जे न्यूज एंड व्यूज के दर्शकों को मेरा राम राम नमस्कार। वीडियो को विस्तार दें इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी राय दें, कमेंट करें, लाइक अवश्य करें। अगर कहीं पर पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और शेयर करें ताकि इस तरह के हमारे परंपरागत विषयों पर जो वीडियो बनते हैं वो हमारे नई पीढ़ी और नए लोगों के बीच में जाएं और जागरूकता पैदा करें। मर्यादा राम बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक हैं, इसलिए ये बात हमारे संस्कारों में होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने पिछले वीडियो में, जिसमें दैवी वाहन और भारत के अति विशिष्ट लोगों के वाहनों पर चर्चा की थी, उस सिलसिले में एक पात्र आए थे, ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप के दो पुत्र हुए, जो एक गरुड़ जी थे, गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन बन गए, और दूसरे अरुण थे, अरुण सूर्य भगवान के। अरुण के दो पुत्र हुए, एक जटायु, दूसरे संपाति। जटायु और संपाति दो ऐसे पात्र हैं जो रामलीला में सीता जी की खोज में मदद करते हैं। उसी वीडियो में मैंने यह भी बताया था, रामचंद्र जी जब घर से वनवास के लिए निकलते हैं तो उन्हें घर से ले जाने के लिए सुमंत जैसे महारथी को सारथी बना पड़ा था। यानी कि जब आप अपने वाहन पर निकलें, जब घर से निकलें, तो आपके वाहन सुरक्षित हो और वाहन चलाने वाला विश्वस्त हो। सबसे पहले चर्चा करते हैं रामलीला की शुरुआत कैसे हुई। तीन मत हैं। पहला मत कहता है कि जब रामचंद्र जी वनगमन के लिए बाहर निकले, अयोध्यावासी काफी उदास हो गए, तो 14 साल तक उन्होंने राम के बाल लीलाओं का मंचन किया और उनकी याद ताजा रखी। और दूसरा मत कहता है कि रामचंद्र जी के परम भक्त थे और तुलसीदास जी के समकालीन थे मेघा भगत, वो वाराणसी में रहते थे, उन्होंने रामलीलाएं शुरू की। और तीसरा और व्यावहारिक मत एक यह कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के बाद इस मानस के माध्यम से संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए और बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए रामलीलाओं का मंचन शुरू किया।
अयोध्या और काशी में उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। लखनऊ में ऐशबाग की रामलीला भी उन्हीं के द्वारा शुरू की गई है। अब आते हैं रामलीला के प्रस्तुतिकरण पर। रामलीला का प्रस्तुतिकरण 3 तरह से होता है, एक मैदानी, दूसरा जुलूसी, तीसरा मंची, जिसको हम कहें सचल रामलीला, अचल रामलीला और मंची रामलीला। यानी कि जब रामलीलाओं की शुरुआत हो रही थी तो इतने संसाधन थे नहीं, तो रामलीला के पात्रों को छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, पूर्वों में तैयार किया जाता था और वहां पर कुछ लीलाएं दिखाने के बाद उनको जुलूस के रूप में ऐसे स्थान पर ले जाया जाता था जहां रामलीला खेली जानी है। एक मंच था जिसके चारों तरफ के गांव के लोग कुछ पात्रों को बना करके लाते थे, सजा करके लाते थे, जुलूस के रूप में वहां पहुंचते थे, तो वहां पर रामलीला का असली मंचन होता था। अगर इसे परिष्कृत भाषा में कहें तो सचल रामलीला, अचल रामलीला और मंचीय रामलीला। अचल रामलीला का स्वरूप वाराणसी की कई रामलीलाओं में आज भी देखने को मिलता है। राम कथा के विभिन्न स्थानों को अलग अलग जगहों पर बनाया गया। कहीं पर अयोध्या है, तो कहीं चित्रकूट है, तो कहीं पंचवटी है, तो कहीं श्रीलंका है। तो लीला में जहां जहां के दृश्य आवश्यक होते हैं उन स्थानों पर जाकर के वो लीलाएं की जाती हैं, तो इसे अचल रामलीला कहते हैं। सचल रामलीला वो है जहां पात्रों को किसी वाहन पर, रथ पर, घोड़े में, पालकी में बिठा करके शहर के बीच से, आबादी के बीच से ले जाया जाता है और पात्र लीला के अनुसार अपना अभिनय करते रहते हैं। तीसरी जो मंची या स्टेज रामलीला है, सामान्यतः सभी जगह देख रहे हैं। अब हम लोग बात करें रामलीला की शैलियों पर। शैली की बात करें तो अयोध्या शैली, ब्रज शैली, काशी शैली, हड़ौती शैली, असमी शैली, मधुबनी शैली, कर्नाटक शैली, पर्वती या उत्तराखंडी शैली प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा उदय शंकर जी ने वैले शैली का विकास किया था, जो अब प्रायः दुर्लभ है। बुंदेलखंड और मध्य भारत में यह शैली अखाड़ा, स्वांग और माच के रूप में प्रसिद्ध है। माच शब्द मालवी भाषा का अपभ्रंश है, जो मंच का अपभ्रंश है। रोहिलखंड में राधेश्याम शैली में रामलीला की जाती है। माना जाता है कि उत्तर भारत में मंच सजाकर अभिनय का स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास के समय में विकसित हुआ था। सभी जगह संवाद, गीत और अभिनय का अनूठा प्रयोग किया गया। अब कहीं शास्त्रीय रागों पर आधारित संगीत का सहारा लिया जाता है, तो कहीं स्थानीय संगीत और भाषा का। मंची प्रस्तुति में थिएटर के तमाम रंग देखने को मिलते हैं। मसलन उत्तराखंड की रामलीलाओं में पारसी थिएटर का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। आज़ादी के पहले सिंध और पंजाब से आए रिफ्यूजी समाज ने जो रामलीलाएं की, उनमें उर्दू फारसी के शब्दों की बहुलता देखने को मिलती है। कई आयोजकों ने विशुद्ध स्थानीय लोक भाषाओं में भी रामलीलाओं का आयोजन किया है। कुमाऊनी और गढ़वाली में तो यह प्रयोग बहुत पहले से हुए हैं। बुंदेली, राजस्थानी और मेवात आदि में भी लोक भाषा में रामलीलाएं की गई हैं। अब यह देखें कि देश के बाहर रामलीला कहाँ कहाँ होती हैं। भारत के अलावा लगभग 5 दर्जन देश ऐसे हैं जहां रामलीलाओं का मंचन होता है। इसमें से भी 1 दर्जन देश ऐसे हैं जहां पूरी शिद्दत के साथ, पूरी परंपरा के साथ रामलीलाएं की जाती हैं। इन देशों में दक्षिण पूर्व एशिया के म्यांमार, जावा, सुमात्रा और कोरिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया ये देश हैं। कोरिया की महारानी के लिए कहा जाता है कि वो अयोध्या के राज परिवार की रही हैं। तो इस तरह से एक सांस्कृतिक रिश्ता हम लोगों का दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ रहा है, उसको वो निभा रहे हैं। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में तो राम कथा को राम कीर्ति के नाम से कहा जाता है, यानी कि वहां पर पात्रों के नाम भी बदल गए हैं। इसके अलावा सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी आदि देशों में भी रामलीलाएं सांस्कृतिक रूप से खेली जाती हैं। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सूरीनाम, मॉरिशस तक कैसे रामलीलाएं पहुंच गई। तो एक गिरमिटिया मजदूरों को भारत से ले जाया गया था, वही इसके संवाहक बने हैं। यूनेस्को की तीसरी घोषणा में अयोध्या, काशी रामनगर, वृंदावन
अल्मोड़ा, सतना, मधुबनी की रामलीलाओं को पृथ्वी रामलीला माना। यूनेस्को ने पौड़ी की रामलीला को भी धरोहर के रूप में स्वीकारा। रामलीला का प्रधान केंद्र रहे हैं काशी और अयोध्या। मिथिला, मथुरा, प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, कानपुर आदि नगरों में और क्षेत्रों में आश्विन माह में रामलीलाएं आयोजित होती हैं। काशी के रामनगर की रामलीला 1 माह से ज्यादा चलती है। कुछ स्थानों पर अपनी सुविधा के अनुसार वहां के मेले तथा अन्य तीज त्योहारों के साथ रामलीला का मंचन किया जाता है। राजस्थान और मालवा आदि भूभाग में यह चैत्र मास में संपन्न होती है। कहीं की रामलीला में संवाद अदायगी बहुत प्रमुखता से ली जाती है, तो कहीं संगीत पक्ष बहुत मधुर होता है। नृत्य की विभिन्न शैलियों में भी रामलीला खेलने की परंपरा है। भारतवर्ष में करीब 100 प्रकार की रामलीलाएं खेली जाती हैं। लगभग सभी जगह की रामलीलाओं में देखने में आता है कि पात्रों को ही चौपाई, दोहे तथा संवाद कंठस्थ कराए जाते हैं। रामलीला एक ऐसा नाटक है जो सहज ग्राह्य हो जाता है। जिसने भी एक बार रामलीला देख ली हो, वो अगली बार रामलीला को दूर से ही सुनता है तो अंदाज लगा लेता है कि रामलीला का कौन सा प्रसंग चल रहा है। वीर, करुण, अद्भुत, श्रृंगार आदि रसों से भरपूर रामलीला का कला पक्ष संकीर्ण नहीं अपितु उन्मुक्त और विराट होता है। कहीं भी किसी मैदान में बांस, रस्सी, तारों के सहारे रामलीलाओं का मंच बना दिया जाता है। कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिन्हें रामलीलाओं की विशेषता माना जाता है। वे रामलीलाएं हर साल उसे और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं। अब तो कला, अभिनय, संवाद अदायगी, मेकअप, संगीत से परे नई तकनीक का भी सहारा लिया जाने लगा है। कहीं का राम जन्म प्रसिद्ध है तो कहीं का अंगद रावण संवाद। इसी तरह रामलीला के कई प्रसंग हैं जिनमें दर्शकों को विशेष रुचि रहती है। एक साथ जितनी बड़ी और प्रसिद्ध रामलीलाएं वाराणसी में होती हैं, उतनी भारत में अन्यत्र कहीं नहीं। इस दृष्टि से काशी इस दिशा में नेतृत्व करती हुई प्रतीत होती है। प्रयागराज में तकनीकी रूप से सुदृढ़ रामलीलाएं मंचित की जाती हैं। यहाँ व्यूअर्स को मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि रामलीला का केवल धार्मिक पक्ष नहीं है, यह सामाजिक जागरण का भी एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है। पहले अन्याय के खिलाफ लड़ने की कला इसने सिखाई। बाद में यही मंच अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत बड़ा माध्यम बना। उस समय आज की तरह से संचार माध्यम इतने तेज नहीं थे, तो साल में कुछ अवसर ऐसे होते थे जब गांव, देहात और दूर दराज के लोग एक जगह इकट्ठा होते थे। उनमें रामलीला का मंच भी प्रमुख था। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जानकारियां इन मंचों के माध्यम से प्रसारित किया जाता था। तो इसका योगदान राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में भी काफी देखने को मिलता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। जिन दर्शकों ने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। अब आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।